नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। दोस्तों, 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लेकिन फिल वक्त देश के 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है। और आज हम जरा ये समझना चाहते हैं कि क्या पश्चिम बंगाल में मोदी जी की स्टाइल में ज्ञानेश कुमार कुछ ज्यादा काम कर रहे हैं क्या? 18-18 घंटे जग जग के और असम में जाकर के सो जा रहे हैं क्या? दूसरी बात, क्या अब वो समय नहीं आ गया है जब चुनाव आयोग को चाहिए कि अपनी बिल्डिंग के ऊपर भी एक भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा ले? जी हां, विपक्ष वो चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचता है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, जो कभी शाह साहब के बड़े खास अधिकारी हुआ करते थे, वो 2 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और आज उन 2 शब्दों पे महाभारत छिड़ी पड़ी है। सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे और इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सौरभ भाई। सौरभ भाई, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो जरा मैं आपको कुछ चीजें दिखा देना चाहता हूं दर्शकों। टीएमसी के एक सांसद हैं डेरेक ओब्रायन, क्या बताते हैं वो अपनी आप बीती, क्या हुआ उनके साथ, क्या बोला, वो कौन से 2 शब्द थे मुख्य चुनाव आयुक्त के? सुनिए जरा डेरेक ओब्रायन। I want to tell you what the election commissioner chief election commissioner told us within 7 minutes of the meeting. Get lost. This is what the chief election commissioner told the Trinamool Congress delegation. Get lost का हिंदी क्या होता है? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। ये इलेक्शन कमिश्नर बोला लास्ट में, तो हम निकल जाए, हम लोग निकल आए। We are the second largest opposition party in parliament. কি বলেছে ইলেকশন কমিশন? 7 মিনিট মিটিং করেছে, তারপরে আমাদের কি বলেছে? আমাদের বলেছে 4 জন সাংসদকে বলেছে এখান থেকে বেরিয়ে যাও। এটা চিফ ইলেকশন কমিশনার বলেছে আমাদের। যাই হোক, আমরা এখন বলি, सुना आपने? अब बात यहीं पर खत्म हो जाती तो क्या बात थी? ये चुनाव आयोग है भैया, ज्ञानेश कुमार वाला, राजीव कुमार वाला भी चुनाव आयोग हमने देखा है। उस चुनाव आयोग में थोड़ी सी शर्म थी आंखों में। ज्ञानेश कुमार वाले चुनाव आयोग की आंखों में ऐसा लग रहा है जैसे पानी मर चुका है आंखों का। अब हम ये क्यों कह रहे हैं, तो आपकी स्क्रीन पर एक ट्वीट है, जरा इस ट्वीट को भी बड़े गौर से देखिएगा। क्या कह रहा है ये ट्वीट? ऐसा तो लग ही नहीं रहा कि भैया चुनाव आयोग की भाषा है। ऐसा लग रहा है जैसे 2 पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ रही हैं और चुनाव आयोग एक पार्टी है। अरे संवैधानिक संस्था है, उसके बावजूद टीएमसी को 2 टूक। टीएमसी को 2 टूक। टीएमसी कौन है? इस देश का एक राजनीतिक दल है और उसको आप ये बताना चाह रहे हो कि इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, फलाने रहित, धमाके रहित होगा। कहना क्या चाहते हो? और बात यहां पे भी समाप्त नहीं होती। हंगामा आज खूब बरपा है, अभी आगे बरपेगा। असम से भी एक खबर आई है, उसका भी जिक्र करेंगे, कल देर रात की खबर है। लेकिन सबसे पहले जरा सौरभ भाई की तरफ ही चलते हैं। सौरभ भाई, ये जो आंखों का पानी है ना, आज मुझे लगता है कि चुनाव आयोग खुलकर आ गया है मैदान में। वो एक शेर है कि अंदर का जहर चूम लिया, खुलकर आ गए। जितने शरीफ लोग थे खुलकर आ गए। तो ये जो सो कॉल्ड शरीफ लोग थे, मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे, जिन्होंने एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, मुझे याद आता है, कहा था कि चुनाव आयोग के लिए ना कोई विपक्ष है, ना कोई पक्ष है, चुनाव आयोग के लिए सब समकक्ष हैं। तो आपको लग रहा है क्या चुनाव आयोग के लिए सब समकक्ष हैं? आपको नहीं लग रहा है ये आंखों का पानी मर गया, अब खुल करके आ गया, अब कुछ कहने होने की जरूरत बची नहीं? जो ये कहते थे वो तो कई बार पत्रकारों के सवालों के जवाब में शायरी कविताएं करते थे, लेकिन ये वाले मुझे लगता है कि उनसे भी आगे जा रहे हैं। और हम हर दिन इसकी बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग बहुत ज्यादा
पक्षपात कर रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष में। लेकिन आज जो हुआ ये 10:20 पे सुबह के टाइम ट्वीट आया और मैंने देखा 1 घंटे बाद देखा था लगभग ये। तो पहले जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे लगा कि ये शायद जो आजकल पैरोडी अकाउंट होते हैं, फेक अकाउंट होते हैं, वो होगा, क्योंकि पहली लाइन जो लिखी थी कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक। फिर मैंने ध्यान से देखा, फिर एक बार ऐसे मतलब हमें विश्वास नहीं हो पा रहा कि चुनाव आयोग विपक्ष को लेकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। फिर मैंने वापस दोबारा जाके देखा तो लगा ये ऑफिशियल अकाउंट है। मतलब खुद भी आप भरोसा मतलब कैसे कोई करे इस तरीके की बात। आप ये सोचिए कि हम हर दिन उनका पक्षपात देख रहे हैं, फिर भी हमें एक विश्वास है कि चुनाव आयोग थोड़ी बहुत तो शर्म रखेगा। लेकिन अब ये ट्वीट देखने के बाद मुझे लगता है कि अब वो एकदम खुल के सामने आ गया है कि अब हमें जो करना है वो हम करेंगे। और अब देखिए कितना 4:30 बजने वाले हैं, तो अब ये इस पे अभी तक 2.2 मिलियन व्यूज हैं अभी। मतलब 20 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे देख चुके हैं और 5000 इस पे रिप्लाई हैं, कमेंट हैं इस ट्वीट पे। और मैंने बहुत नीचे तक गया, मैं हर कमेंट पढ़ा एक एक करके, तो एक कमेंट में भी मतलब इसका पक्ष नहीं लिया है लोगों ने, मतलब बहुत भला बुरा कहा है। तो अगर आप सोचिए कि 100 लोग हैं, आप 100 लोगों की भी चुनाव करा रहे हैं, 100 में अगर 10 या 20 लोग आपकी आलोचना करते हैं, आप पे पक्षपात का आरोप लगाते हैं, तो मैं मान सकता हूं कि चलो वो किसी पार्टी के होंगे। लेकिन अगर 100 में 99 लोग अगर आप पे आरोप लगा रहे हैं, तो ये ट्वीट देखिए, जो 5000 इन पे कमेंट आए हैं उसमें सब लोग चौंक रहे हैं, कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो फिर थोड़ी बहुत तो आपको शर्म होनी चाहिए कि मतलब हम किसके लिए काम कर रहे हैं हम। TN शेषन का मुझे याद है, एक बार उन्होंने कहा था कि मैं भारत सरकार के लिए काम नहीं करता, भारत सरकार के लिए काम नहीं करता, मैं भारत के लिए काम, मैं भारत का चुनाव आयुक्त हूँ, भारत सरकार का नहीं हूँ, माफ कीजिए। तो ये था, तो जब जिस जर्नलिस्ट के सामने उन्होंने बोला तो वो उन्होंने पूछा इसका मतलब क्या है, तो बोले वैसे तो इसमें कोई मतलब नहीं है, बहुत छोटी सी बारीक सा अंतर है कि एक होती है सरकार के लिए काम नहीं करता मैं अलग संस्था है हमारी, जैसे सुप्रीम कोर्ट अलग है, जैसे चुनाव आयोग अलग है, वैसे हमारी अलग संस्था है। तो ये बहुत बड़ी बात थी। अब ये इन लोगों ने बिल्कुल ऐसा कर लिया है, सरकार नहीं, तो सेंट्रलाइज हो गया है सब कुछ, ऐसा लग रहा है विकेंद्रीकरण तो है ही नहीं। हाँ, सरकार छोड़ी तो पार्टी में भी समझ नहीं आता कि आज मैंने देखा कि इस पे कई लोग वो चौंक रहे थे जो जिन्हें हम गोदी मीडिया कहते हैं, उनके एंकराएं, और वो भी चौंक रहे थे कि चुनाव आयोग कैसे बात कर सकता है। तो सोचिए जब उन्हें लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो गया ये, तो निष्पक्षता फिर कहाँ रह गई है। IT सेल वाले कई लोगों के मैंने ट्वीट देखे, वो उन्होंने कहा ये डिलीट कर देना चाहिए। अच्छा, तो हाँ, वो लेकिन अभी तक ये ट्वीट डिलीट हुआ नहीं है और होगा भी नहीं, मुझे भी लगता है, क्योंकि अब तो बहुत टाइम हो गया, कई घंटे हो गए इसे। तो ये ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत सोच समझ के किया है। और इसके बाद जब TMC की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें उनके सांसद बाहर आए बोलने, तो उन्होंने जो बोला वो और ज्यादा शॉकिंग था। उन्होंने बोला कि हमारी सिर्फ 7 मिनट की मीटिंग हुई। मतलब आप सोचिए कि विपक्ष को एक तो संसद में टाइम नहीं देते, आप स्पीकर टाइम नहीं देते वहां पे बोलने को, वहां पे कुछ ना कुछ टोका टाकी या कुछ लगा ही रहता है। उसके बाद अगर विपक्ष अपनी समस्या लेके जाता है चुनाव आयोग के पास, तो सिर्फ 7 मिनट का टाइम दिया। 7 मिनट के टाइम में उन्होंने लास्ट में जो बोला, उन्होंने बोला कि गेट लॉस्ट, मतलब आप निकल जाइए यहाँ से। तो चुनाव आयोग की पहले निकल जाइए तो आप बहुत सभ्य भाषा में बोल रहे हैं, गेट लॉस्ट तो मतलब इसको तो आप कहिए दफा हो जाओ, भाग जाओ। अब भाई गो टू हेल ही नहीं कहा बस, तो मतलब इससे ज्यादा और क्या कहेंगे। हाँ। और उसके बाद पहले आपने ट्वीट में अपनी भाषा दिखाई, आपने पक्षपात दिखाया, उसके बाद फिर मीटिंग का पता चला, मीटिंग में ये हुआ है। तो मुझे लगता है कि आज का दिन है, जो कहते हैं ना कि लोकतंत्र पे काला धब्बा, लोकतंत्र की 13वीं का दिन मान लिया जाए आज को। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अब बहुत ज्यादा चिंता की बात है। और जिस तरह से केंद्र सरकार मूक दर्शक बनी हुई है, उससे लगता है कि हो सकता है कि चुनाव जीत जाए वो लोग, लेकिन और ज्ञानेश कुमार खुद में बहुत पीठ थपथपाए, और हो सकता है कि और ज्यादा कोई बड़ा पद मिल जाए, इससे बड़ा पद क्या मिलेगा, और कुछ इन्हें सुविधाएं मिल जाएं। लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है कि चुनाव आयोग जैसी संस्था पे लोगों पे विश्वास एक तरह से बिल्कुल खत्म सा हो गया। बिल्कुल सौरभ भाई, असम में कल देर रात खबर आई, ट्विटर पे खूब वायरल हुई, हालांकि खबर नहीं कह सकते क्योंकि बहुत जगहों पे वो चली नहीं, कुछ पोर्टल्स पे ही चली। खबर ये थी कि भाई असम में जो है बसें आ रही हैं और उन बसों में लोग हैं अनआइडेंटिफाइड, और ये कहा जा रहा है कि ये वो बसें हैं जिसमें वो लोग आए हैं जो सिर्फ और सिर्फ वोट करने के लिए असम में आए हैं, यूपी में काम करते हैं, कहीं और काम करते हैं, वो लोग हैं। बिहार में भी हमने यही तस्वीरें देखी थी, बिहार में ट्रेन देखी थी। हाँ, तो पश्चिम बंगाल में
18-18 घंटे ज्ञानेश कुमार ऐसा लग रहा है काम कर रहे हैं। असम में वही ज्ञानेश कुमार सो जाते हैं क्या? देखिए मुझे लगता है कि अब जैसे आपने ये बसों का याद दिलाया, तो मुझे लगता है कि जैसे पश्चिम बंगाल में आज ये पश्चिम बंगाल के लिए ट्वीट किया ये, अब हम क्या है कि मिनिस्ट्री मीडिया तो सब एक तरफा है ही, हम जैसे लोग हैं या जो डिजिटल जर्नलिस्ट हैं, आजाद पत्रकार हैं, वो उलझ के रह गए हैं पश्चिम बंगाल पे ही, और उसको मतलब साइड करके खेल हो रहा है असम में, दूसरे राज्यों में, वहां जो चीजें हो रही हैं वो उस पर बात कम हो रही है। तो आदमी हमारा जैसे लोग किस किस पे बात करें, हमें केरल पे बात करनी है, नहीं हम अखबार नहीं है भाई, हम एक दिन में 1000 खबरें लेकर नहीं आ सकते आपके बीच में, समझना पड़ेगा। वही तो, अब ऐसे मतलब एक तरह से उलझा के रख दिया है। उधर हमारी विदेश नीति का कुछ पता नहीं है, वहां क्या चल रहा है, पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है और हमारी विदेश नीति भी एकदम से ठप दिख रही है। अब इधर चुनाव और चुनाव आयोग ने उलझा दिया है, तो जो बचे कुछ जर्नलिस्ट हैं या जो आवाज है वो कम है अभी, तो वो कहाँ आवाज उठाएं, कहाँ ध्यान दें। तो एक तरह से ऐसा लगता है मुझे हर तरफ से हमला हो रहा है, हर तरफ से, और ये लोकतंत्र पे हमला है ये। अब मैं आपको अगर उदाहरण दूं तो जो हम कहते हैं ना कि हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हम इस पर गर्व करते हैं, सबसे पुराना लोकतंत्र है अमेरिका का। अब वहां देखिए, वहां ट्रंप ने जो किया, एक धमकी दी कि आज मैं पूरी सभ्यता को खत्म कर दूंगा, उसके खिलाफ कौन बोल रहा है वहां पे? वहां के सांसद जो पूर्व IPS अफसर रह चुके हैं और अब सांसद है, वो ये सब बात बोल रहे हैं कि अपील कर रहे हैं वहां पे सेना से कि आप लोग संविधान की शपथ ली है आपने, आपको ट्रंप का आदेश मानने की कोई जरूरत नहीं है। सोचिए अगर वो यहाँ पर ये चीजें करें, यहाँ पे कोई, यहाँ क्या करते हैं IPS अधिकारी IAS, ये राहुल गांधी को चिट्ठी लिखते हैं, यहाँ मतलब सरकार पे चिट्ठी लिखने का तो सवाल ही नहीं होता, विपक्ष पे सवाल उठाते हैं। तो सोचिए एक वो है, अब उसे क्या कहेंगे, अगर यहाँ पे ऐसा कोई करे तो देशद्रोही माना जाएगा, लेकिन वो देश नहीं, हम आप सब देशद्रोही हैं भाई, हम सवाल पूछ रहे हैं पूरे दिन, हम और क्या कर रहे हैं, हम देशद्रोह कर रहे हैं। संविधान मुझे लगता है कि अभी चिट्ठी लिखने की जरूरत है ज्ञानेश कुमार को, जितने भी बुद्धिजीवी हैं या पूर्व IPS सिविल सोसाइटी वो लिखें कि आपने शपथ ली संविधान की, तो आप देखिए कि आप क्या कर रहे हैं आप, और आप ये रिटायरमेंट के बाद ये नहीं कह सकते मैं अपनी नौकरी कर रहा था। और ये राहुल गांधी कह भी चुके हैं कि सजा सबको मिलेगी। नहीं तो वो तो चिट्ठी अगर सिविल सोसाइटी ने लिख भी दी तो क्या हो जाएगा? ज्ञानेश कुमार ऐसे उठाएंगे, चिट्ठी पढ़ेंगे या पढ़ेंगे भी नहीं? हाँ, उठाएंगे, उठा करके ऐसा लगता है कि बगल में डस्टबिन रखा होगा। एक तो अभी सरकार ने उन्हें इतनी इम्यूनिटी दे रखी है कि उनके खिलाफ केस हो सकता है, अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता, तो उन्हें लगता है कि मैं एकदम जिसे कहते हैं ना कि अमर हो गया हूं मैं, तो अभी हमें कोई टच नहीं कर सकता। लेकिन उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि वक्त जो है वो गुजरता है धीरे धीरे और फिर सबका पलटता है। तो बाकी हमने पहले देख चुके हैं, पहले लोगों का क्या हश्र हुआ था जिन्होंने भी कानून का पालन नहीं किया था या भ्रष्टाचार किया था। तो इसलिए उन्हें ध्यान देना चाहिए कि आप तो चले जाएंगे, लेकिन आपने चुनाव आयोग नाम की जो संस्था है उस पर आपने बहुत ज्यादा उसे पीछे पहुंचा दिया। चलते चलते एक आखिरी सवाल है, ये खेल तमाशा आपको नहीं लगता है? चुनाव कराने की जरूरत क्या है फिर, अगर ऐसे ही करना है तो? हमें तो नहीं लग रहा है कि अब चुनाव हो भी रहे हैं या चुनाव की जरूरत है। हमको तो लग रहा है एक ड्रामेबाजी, एक नौटंकी चल रही है, और सिर्फ इसलिए कि भाई एक दिखावा जिंदा रहे, कि मोदी जी कहीं जाएं बाहर तो कह सके कि भाई मैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी से आया हूं। तो मुझे तो ये लगता है सिर्फ। अब आपको भी ऐसा ही लगता है क्या? हाँ, बात भी सही है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है हम और आप जैसे लोगों का। तो अगर आपका उद्देश्य बीजेपी को जिताना ही है तो फिर जितवा दीजिए, फिर क्या दिक्कत है उसमें, क्यों? और जैसे जो लोग यही लोग करते थे ना कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात, आप अभी आप क्या कर रहे हैं, और अगर ऐसा हो गया 1 नेशन 1 इलेक्शन हो गया तो फिर उसमें क्या हाल होगा? मतलब उसमें चुनाव आयोग कैसा रोल अदा करेगा जब अभी छोटे छोटे राज्यों में आप ये हरकतें कर रहे हैं? तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि वो 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला होना चाहिए, और हो भी तो बहुत सोच समझ के होना चाहिए, क्योंकि चुनाव 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं, मुझे तो ये 1 नेशन 1 पार्टी की तरफ बढ़ता हुआ देश दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, मुझे वैसे भी चीन के लोग जाकर के मुलाकात करते हैं बीजेपी के हेडक्वार्टर पे, चीन से बड़े घनिष्ठ संबंध है भारतीय जनता पार्टी के। आरोप लगते हैं राहुल गांधी पे। लेकिन अब जब उसके बाद से विपक्ष के कई नेताओं के जो इनका जवाब दिया है चुनाव आयोग का, उनकी भाषा भी खराब है, तो मुझे लगता था अगर चुनाव आयोग की भाषा ठीक होती तो मुझे भाषा खराब लगती वो, लेकिन अब मुझे लगता है चुनाव आयोग ने जो बोया है वही वो काट रहे हैं अब, क्योंकि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। क्योंकि जब आपने एक भाषा का आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया तो फिर जो विपक्ष के नेता होंगे उसी पे तो चलेंगे फिर वो, ठीक बात तो आपको झेलनी पड़ेगी फिर वो बातें। अब आप नहीं कह सकते कि हमारे लिए आप ऐसी भाषा का ऐसा प्रयोग कर रहे हैं,
एक तरफ चुनाव आयोग की भाषा देखिए, दूसरी तरफ नहीं, हेमंता तो कह रहे हैं विश्व शर्मा की। भाई हेमंता की भाषा तो लगातार ऐसी रही है, तो आज हेमंता को बड़ी तकलीफ है। आज हेमंता कह रहे हैं कि भाई बोल कैसे दिया तुमने। हाँ, तो वो मैं तुम्हें चोर कहूंगा, मैं तुम्हें पाकिस्तानी कहूंगा, तुम कैसे कह सकते हो। तो भाषा का स्तर तो हर दिन गिराया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, सिटिंग चीफ मिनिस्टर की तरफ से। और फिर आप उम्मीद करते हैं कि विपक्ष के नेता थोड़ा मर्यादा का पालन करें, और वो तो फिर कैसे उम्मीद कर सकते हैं आप फिर। ठीक बात है। कुल मिलाकर के इस बात को समझिए कि जब देश की कुर्सी पर, सबसे ऊंची कुर्सी पर, देश के सिरमौर ही किसी जमाने में 100 करोड़नी गर्लफ्रेंड, रेनकोट पहनकर नहाते हैं प्रधानमंत्री, इस तरीके की बातें किया करते हों, तो फिर भाषाई मर्यादा की बात करना बेमानी हो जाता है। और आज लोकतंत्र के लिए निश्चित तौर पर एक काला दिन है। और मैं तो इसे यही कहूंगा कि लोकतंत्र की ऐसा लगता है जैसे 13 दिन बाद हमें 13वीं कर देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का आज एक ट्वीट आया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ट्विटर हैंडल से, और जिस तरीके की भाषा का प्रयोग करने का आरोप टीएमसी के सांसदों ने लगाया है ज्ञानेश कुमार पर, निश्चित तौर पर किसी भी फंक्शनल डेमोक्रेसी में कोई चुनाव आयुक्त, चुनाव कराने वाला अधिकारी वो इस तरीके से बोले तो फिर ये डेमोक्रेसी तो नहीं है। इसे आप कुछ भी कह लें, ड्रामेबाजी कहें, नौटंकी कहें, खेल कहें, तमाशा कहें। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अभी के लिए दीजिए हम दोनों को इजाजत। जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से। बहुत शुक्रिया।